मैं 16 साल की हुई तो मुझसे हर काम उल्टा होने लगा। खाना बनाती तो खाना जल जाता, कपड़े इस्त्री करती तो कपड़े जल जाते, शीशे के बर्तन हाथ से गिरकर टूट जाते। घर वाले मुझे मनहूस कहकर पुकारते। मैं रोते हुए कहती मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती, मगर फिर भी घर वाले मुझे मनहूस ही कहते। एक दिन मैं बहुत तंग आ गई तो रोते हुए घर से भाग गई और एक दरबार पर अपना हुलिया बिगाड़ कर बैठ गई। वहाँ एक लड़का रोज मेरे पास आता और मुझे मीठी खीर खिलाता, जिसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। जब आँख खुलती तो मेरे हाथ और पाँव पर शहद लगा होता और चींटियाँ मेरे जिस्म पर चल रही होती। मैं बहुत डर जाती। एक रात मैं खाए बगैर सो गई, मगर कुछ देर बाद मेरा नाम कशमाला है। मेरा ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं है, मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी थी और बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। चौथे दिन वो भी मुझे इस दुनिया में तनहा छोड़कर चले गए। इस तरह मैं अपनी चच्ची पर एक बहुत बड़े बोझ के साथ मनहूस का टाइटल लेकर उनके घर आ गई। ऐसा मेरी चच्ची का कहना था। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और पड़ता भी क्यों, मुफ्त की रोटी जो मिल रही थी और मैं खा रही थी। मेरे चचा थोड़े रहम दिल थे, वही मुझे पढ़ा रहे थे, अच्छा सा मिल रहा था। वहाँ दो चार गालियाँ तंज मिल जाते तो खामोशी से सुन ली थी। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, वरना मेरे पास चच्ची की बातों के ऐसे ऐसे जवाब थे कि उनकी बोलती बंद हो जाती। लेकिन वो बात वही थी कि फिर किसी वफादार कुत्ते की तरह उनकी रोटी पर जो पल रही थी, नमक हरामी नहीं कर सकती थी, वरना बात मेरे मनहूस होने पर आ जाती। एक दिन मेरा दिल बहुत चाहा तो छुपकर चचा की दुकान पर चली गई। वहाँ मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। उनको चच्ची की फजूल बातों से असल में चिढ़ थी। उनको लगता था कि वो फजूल ही में मुझ पर, मासूम पर जुल्म करते हैं, इसलिए वो हमेशा मुझे उनकी कहर से बचा लेते थे। उस दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर एक जूस का डब्बा दिया, साथ में 2 टॉफियाँ भी दी। मैं खुश हो गई। वहीं बैठकर खाने लगी तो उन्होंने कहा, यहाँ नहीं, आओ मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ बैठकर खा लो। मैं भी मान गई। वो मुझे दुकान के पास मौजूद पिछली तरफ बिठाकर खुद दुकान की तरफ आ गए। मैं जहाँ बैठी थी वहाँ साथ ही बहुत सारी बिजली की तारें मौजूद थी। असल में वो कुंडा था जो चचा ने बिजली का बिल बचाने के लिए लगाया हुआ था। उसका कनेक्शन चचा की दुकान पर था। मैंने दुपट्टा दुरुस्त करने के लिए जैसे ही हवा में लहराया तो एकदम से खुश हुआ, मगर मुझे कहाँ होश थी, मैं तो खाने में मसरूफ थी। लेकिन उसकी वजह से जो दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे निकलने वाली चिंगारी ने पास पड़ी चीज़ों को पकड़ लिया और आग के शोले भड़क उठे। चचा की दुकान का तो मुंह काला हो चुका था। उनकी चीखों पुकार सुनकर जब मैं वहाँ गई तो देखकर खुद ही परेशान हो गई कि आखिर सब हुआ कैसे। लेकिन शायद हमेशा की तरह मेरी किस्मत ही खराब थी। फिर मेरी दुकान पर जाने वाली बात चच्ची को पता लग गई। फिर क्या था, जो उन्होंने मुझे मारा पीटा वो तो अलग, उसके अलावा घर पर आने वाली हर औरत के सामने मुझे मनहूस भी करार दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर बलाओं का साया ये भी सब में मशहूर कर दिया। अब तो इतना मैं खुद के बारे में नहीं जानती थी जितना लोग मुझे बता देते थे। अब कोई मुझे अपने घर बुलाना देखना पसंद नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। चच्ची सारे घर का काम मुझसे कराती, उनकी बेटी किसी काम को हाथ में न लगाती। मैं भी सारा काम बहुत अच्छे से करती, मगर पिछले कुछ दिनों से अजीब हो रहा था। मैं जो भी काम करती वो उल्टा हो जाता। मुझसे रोज़ हांडी जल जाती, कपड़े जल जाते। मैं नुकसान पर नुकसान की जा रही थी और चची मुझे मनहूस मनहूस कहकर रोज़ मारती और कहती कि तू मरती क्यों नहीं है। अब मुझे एहसास होता कि अब ये छत भी छिनने वाली है। इससे पहले चची मुझे बुरा भला कहकर बाहर निकाले, मैं खुद ही बाहर चली जाऊँ। और मैंने जो अपना बचा हुआ सामान था वो समेटा और एक खाते में जी लिखकर कि अब मैं मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती आप पर चचा जान, वहाँ से चली गई। और मैंने लिख दिया कि मुझे ढूंढने की जहमत ना करना, मैं किसी भी मज़ार या कहीं भी जगह मिल गई बस उधर ही रह लूँगी। अगर लोग कुछ पूछें कि कहाँ गई तो कह देना चली गई किसी रिश्तेदार के घर। ये मेरे आखिरी अल्फाज से। मुझे मालूम था कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। चची तो मुझे बदनाम करके मेरी इज्जत का जनाजा निकाल ही चुकी थी। बस मैंने ये चचा के लिए लिखा था जिनसे मुझे मोहब्बत थी और उन्होंने भी मुझे प्यार दिया था। और मेरी एक सहेली निमरा थी जो कि एक अमीर बाप की औलाद थी, लेकिन वो मेरी सहेली बन गई थी। शायद ये बात उस तक भी पहुंच जाए ताकि मेरे दिल को सुकून मिले, लेकिन किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। यूँ मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया और अपने घर से बहुत दूर एक पीर बाबा के मज़ार पर जाकर बैठ गई। मैं यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन अब अंदर से डर भी रही थी। लेकिन 1-2 दिन में मेरा डर भी जाता रहा। यहाँ सब लोग अपनी मनतों मुरादों के लिए ही आते थे। मैं लंगर का खाना खाती और सो जाती। इबादत करने का दिल ही नहीं चाहता था, इसलिए अपना हुलिया बगाड़ कर मैं वहाँ बैठी रहती जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मैं सारा दिन फारग बैठी रहती और फारग दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर होता है, इसलिए रोज़ पता नहीं कौन कौन से नेक ख्यालात जहन में आते हैं और मैं उन सब पर यकीन की मोहर लगाती चली जाती। फिर एक दिन मैं दरबार के करीब दरख्त के पास टेक लगाए बैठी थी कि एक शख्स मेरे पास आया। किसी की मौजूदगी अपने पास महसूस करते ही मैंने सर उठाकर देखा। एक पल के लिए नज़र ठहर सी गई। वो जो भी था बहुत प्यारा था। मैं अभी उसे देखने में ही मसरूफ़ थी
کہ میری کمر پر کسی چیز نے کاٹا۔ میں نے غصے سے اپنا سر درخت سے مارا اور ایک بار پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے پاگل سمجھ کر یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اگلا لمحہ حیران کن تھا جب وہ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے ایک شاپر اپنی پوچھتی سے نکال کر میرے سامنے رکھا۔ میں حیران نظروں سے کبھی اس کی طرف اور کبھی شاپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ خاص آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اکثر یہاں آتا رہتا ہوں اپنی منتوں مرادوں کی تکمیل کے لیے، لیکن ایک دن آپ کو دیکھ کر میں بالکل آپ کے پاس سے گزر گیا تھا اور شاید وہیں سے میری قسمت کے در مجھ پر کھول گئے تھے۔ اسی دن سے میری لاٹری لگ گئی تھی۔ میں نے بہت جگہ یہ نیاز بانٹی تھی، پھر مجھے آپ کا خیال آ گیا، اس لیے اب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور آئندہ بھی آتا رہوں گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے لیے اس وجاہت کے شاہکار کے منہ سے ایسی باتیں سننا اور پھر یقین کرنا واقعی بہت مشکل تھا، لیکن مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت بھی تھی، اور آج تک جتنا میرے ساتھ برا ہوا تو وہ کام تھا کیا جو کچھ اور ہونا باقی رہ گیا تھا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے وہ سب چیزیں تھام لیں۔ شاپر کھول کر دیکھا تو بہت ساری چیزیں تھیں جو استعمال کی جا سکتی تھیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کھیر بھی موجود تھی، جسے دیکھ کر میں نے ایک نظر اس لڑکے کو دوبارہ دیکھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، ماتھے پر اس کے پسینہ آ رہا تھا جسے وہ ہاتھ سے صاف کرتا اور پھر چور نظر سے ادھر ادھر دیکھ لیتا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، مطلب صاف تھا، بھائی آپ یوں بیٹھے ہو؟ وہ گھبرا کر بولا، وہ جی میں بس اب جا ہی رہا تھا، آپ یقین سے کھا لیجیے گا، میری بہن بہت اچھی کھیر بناتی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ اس کے جاتے ہی میں نے جلدی سے کھیر کا ڈبہ نکالا، جلدی ایک کے بعد دوسرا چمچ بھر کر کھانے لگی تو کھیر واقعی بہت زبردست بنی تھی، میٹھی بھی بہت تھی۔ مجھے ایک پال کے لیے لگا جیسے کوئی چھپ چھپ کر مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پوری کھیر کا سوایا اور کالے رنگ کا وہ جوڑا نکال لیا، وہ لڑکا لے کر آیا تھا۔ پچھلے والی لیٹرین میں جا کر جلدی سے کپڑے بدلے۔ خوشی تو مجھے بہت ہو رہی تھی کیونکہ بیٹھے بٹھائے جو اتنا کچھ مل گیا۔ سادہ سی چپل اتار کر پھینکی، اس کی جگہ لائی ہوئی نئی چپل پاؤں پہن کر واپس اپنی سابقہ جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ادھر ادھر کچھ دیکھ رہی تھی کہ نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہونے لگا۔ مجھے خوابوں کی دنیا میں لے گا جہاں میں تھی اور میرا شہزادہ نیند میں میرے لیے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اگلا دن شروع ہو گیا، سورج بالکل میرے سر پر تھا لیکن میری آنکھ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے من وزن میری آنکھوں پر رکھا ہو۔ دھوپ کی تپش سارے بدن کو جلا رہی تھی، جسم لگ ٹوٹ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں، بلکہ کاٹ بھی رہے ہوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے قبر میں ہوں۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے پوری طاقت لگاتے آنکھیں کھولی اور سورج واقعی سر پر کھڑا تھا جس کی گرمی مجھے جلا رہی تھی۔ جب نظر اپنے جسم پر پڑی تو چیخ نکلتے رہ گئی، سارے جسم پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر لیٹرین گئی، وہاں سے پانی کی بڑی بالٹی اٹھا کر خود پر انڈیل دی، جسم کو چھو کر دیکھا، ہر جگہ صحیح تھی۔ وہ کیڑے مجھ پر نہیں بلکہ میرے جسم پر موجود شہد کی وجہ سے آئے تھے، لیکن میرے جسم پر شہد آیا تو کیسے آیا؟ جو سوالات مجھے بہت پریشان کر رہے تھے۔ آج پھر وہی شخص میرے پاس آیا تھا اور آج وہ ڈھیر ساری چیزیں لایا تھا۔ میں صبح سے بھوکی تھی، میری نظر جب کھیر پر پڑی تو اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں کھیر پر ٹوٹ پڑی۔ کھیر ختم کرتے ہی میں نے برتن سائڈ پر رکھا، اس نے پانی کی بوتل میرے آگے کر دی، میں نے اسے منہ سے لگا لیا اور مسلسل مسکراتے ہوئے ادھر ادھر وہ دیکھ رہا تھا۔ آج وہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، بار بار اپنی آگے پیچھے دیکھتا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آتا، یہ سب اس کی عادت میں شامل تھا، جیسے کوئی چوری کر رہا ہو یا کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ مجھے کیا تھا، میرا تو فائدہ تھا، اس لیے میں چپ تھی۔ پھر وہ گھبراتے ہوئے بولا، آج خاص بریانی آپ کے لیے لایا ہوں، اس نے ایک ڈبہ میرے حوالے کیا تھا، آپ اسے یاد سے کھا لینا کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ایک بار پھر وہ مشکوک حرکتیں کرتا ہوا وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے شاپر کھولا تو آج بھی کچھ لایا تھا اور آج ایک اور وجہ بھی سامنے آئی تھی، مجھے کوئی فقیر نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر بے ساختہ مجھے تو ہنسی آ گئی کیونکہ سب لوگ مجھے منحوس کہتے تھے اور مجھے کوئی ولی سمجھ رہا تھا اور شکل کا بھی اچھا خاصا مرد تھا۔ آج میں نے دوبارہ کپڑے بدلے، بریانی کھائی اور دوبارہ سو گئی۔ میرا وہاں کام ہی کیا تھا، کھانا اور سو جانا، کچھ تو کرنا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے روز اپنے ہی جوڑے کو دھوتی تھی مل کر، لیکن اب تو روز کپڑے مل رہے تھے اس لیے نیا جوڑا پہن لیتی تھی۔ اس وقت مجھ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، نیند تو ہمیشہ ہی مجھ پر مہربان رہتی تھی اور کرنا بھی کیا تھا، کھایا پیا اور سو گئے۔ اچھا ہوا جو میں یہاں آ گئی تھی، نہ یہاں کسی کی باتیں نہ طنز، الٹا لوگ آ کر دعا کروا کر کچھ دے کر ہی جاتے تھے۔ انہیں سوچوں میں خوشی سے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اب مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ میں روز سوتی اور ابھی اٹھتی تو میرے جسم پر شہد لگا ہوتا اور کئی چونٹیاں بھی رینگ رہی ہوتی۔ تب میں واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر چکر کیا ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کر اپنی سوچ کو رد کر دی کہ کہیں جو سہولیات میسر ہیں ان سے ہاتھ ہی نہ دھڑے پڑ جائیں۔ لیکن اب تو تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے سچ جاننا چاہیے، لیکن میں اسے پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ مجھے سب معلوم ہے، روز کی طرح آج بھی میرے لیے بہت ساری چیزیں لایا تھا۔ میں نے وہ ساری چیزیں لے لی، ان کو دیکھنے لگی، وہ انتظار میں تھا کہ میں کھاؤں اور وہ یہاں سے واپس جا سکے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، تمہارے لیے دعا کروں، تمہاری مشکل یوں حل ہو جائے۔ لیکن میں
2-3 बार कहा तो वो लड़का सब बताने को राज़ी हो गया था। मैं बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी, फिर वो बोलना शुरू हुआ, मैं यहीं कराची का रहने वाला हूँ, मेरी एक बहन और हम अपने माँ बाप के साथ यहाँ रहते थे, हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, जो चाहा वो ख्वाहिश से पहले मिल गया, लेकिन हर चीज़ शायद किसी को नहीं मिलती। मामा के एक्सीडेंट में दोनों टांगे ज़ाया हुए, बाबा को बस अपने काम से मतलब था, ये सब ज़्यादा अरसे नहीं चला, फिर बाबा ने दूसरी शादी कर ली। शायद वो भूल गए थे कि घर में एक जवान बेटी भी मौजूद है और उन सब का उस पर क्या असर होगा। बाबा की शादी के बाद अब अक्सर मेरी बहन भी घर से बाहर रहने लगी थी। जब हम उसे कुछ समझाते तो वो हम पर चिल्ला उठती और बाबा से कहती, आप लोग भी दूध के दूल्हे हुए नहीं हैं, पहले खुद को देख ले फिर मुझे कुछ कहें। मुझे कहकर बात खत्म कर दी थी। मैं उसे प्यार से बहुत समझाया, लेकिन वो कोई बात नहीं मानती। तब मुझे पता लगा कि अब उसकी दोस्ती सिर्फ लड़कियों से नहीं बल्कि लड़कों से भी हो गई है। कभी किसी कॉलेज या मोहल्लों में चली जाती, मैं उसके लिए बहुत परेशान रहने लगा, लेकिन बाबा ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। उनका कहना था कि शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगी, जल्दी उसकी शादी कर देनी, लेकिन वो हमारे लिए भी टेढ़ी खीर साबित हुई। एक दिन तो उसने घर से भागने का पूरा प्लान बना लिया, लेकिन उससे पहले वो भाग दी। मैंने उसे पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिया, और वरना इज्जत तो 2 टके की हो जानी थी। पता नहीं उसके बाद उसे क्या हुआ, यूँ महसूस होता था कि अब वो अपने बस में नहीं रही। उसने अंदर मौजूद नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, ना ही बता रही थी कि हम उसकी शादी ही करवा दें, बस उसे अपनी मर्जी करनी थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे और कोई दिन ऐसा नहीं था जिसमें वो सुकून से रही हो। किसी वजह से बाबा और उनकी नई बीवी भी घर छोड़कर चले गए। माँ पहले ही मजदूर थी, वो भी एक दिन हमें छोड़ गई। अब तो मेरे लिए उसे संभालना वाकई बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने उसे डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि हमने उसके साथ जो ज़बरदस्ती किया उसकी वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। अब अगर उसका कहना माना जो उससे रोका तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी जो मैंने उससे देना शुरू की थी, तो उसके बावजूद वो एक दिन घर से फरार हो गई। 3 दिन बाद वो मुझे एक कचरे के ढेर पर मिली। बाद में पता चला कि किसी ने ज्यादती करके उसे वहाँ फेंक दिया था। बाबा को जब पता चला तो वो भी आ गए, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था, वो जा चुकी थी। उसके बाद बाबा की दूसरी बीवी बाबा की सारी प्रॉपर्टी बेचकर फरार हो गई। तब इन्हें अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। इसी दिन रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया और फिर बाबा का एक बाजू एक पाँव नकारा होने की वजह से काट दिया गया। अब वो बिस्तर पर पड़े हैं। बस कभी कभी जब सोचता हूँ तो इसी तरह परेशान हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपने अभी तक खीर नहीं खाई? मैं जो उसकी कहानी सुनकर वाकई अफसरदा हो गई थी। अपनी सोच पर लानत भेजते हुए चुपचाप खीर खाकर उसकी तरफ बर्तन बढ़ा दिए। खीर वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, लेकिन उसे खाने के बाद मुझे शदीद नींद आ जाती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो मुस्कुराकर बात टाल गया। कुछ दिन तक ये सब चलता रहा, लेकिन अब बस हो गई थी। उस दिन उसकी कहानी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई थी कि मुझे याद ही न रहा कि वो कहता था कि ये खीर उसकी बहन बनाकर भेजती है, और उसकी कहानी में तो बहन मर चुकी थी। तो ये सब क्या था? और क्या वो मुझसे झूठ बोलता था? क्या ये एक साजिश थी मुझे बेवकूफ़ बनाने की? और वो इसमें कामयाब भी हो गया था। लेकिन अब मैंने भी सच जानने की ठान ली थी। लेकिन आज जब वो आया तो बहाने से उसे पानी लाने को कहा, और मैंने खीर दूसरे बर्तन में डालकर छुपा दी और जाहिर किया जैसे मैंने खीर खा ली हो। पानी पीकर मैं वहीं लेट गई और वो वापस चला गया। अभी उससे गए कोई 10 मिनट ही हुए थे जब मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ये एक नहीं 4 कदम थे, बल्कि 2 लोग थे। उन्होंने मुझे उठाकर दूसरी जगह ले गए। मैं भी खामोश पड़ी रही। अब मुझे सच से पर्दा उठने वाला था। तब उसी लड़के की आवाज़ आई जो कह रहा था, ये शहद मेरे जिस्म पर लगाओ, और खुद बाहर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब शहद लग गया तो पास ही कहीं आग जलाई गई, जिसके आस पास पता नहीं क्या क्या रखा गया था। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर ये सब देख रही थी, और देखते ही डर गई थी। खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा। वहाँ एक प्याला भी पड़ा हुआ था जिसमें कोई लाल रंग का पानी था। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी, लेकिन वो खून ही लग रहा था। मैं चीख कर उठ खड़ी हुई। उसी वक्त मैं काले रंग के एक बंद कमरे में थी,
चीखते हुए मैं फौरन बाहर आई, जहां वो शख्स खड़ा कुछ सोच रहा था। मैंने आते ही उसे धक्का दिया और कहा, तुम धोखेबाज इंसान हो, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। ये कहते हुए मैं वहां से भागने लगी, लेकिन उसने मुझे पकड़कर रोक लिया। मेरी सांसें अटक गईं। अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, ये सोचते ही मेरी रूह कांप उठी। मैं कप कपाने लगी। रात का अंधेरा था और मैं अकेली थी। मैं कहीं नहीं जा सकती थी। वो बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती, यहीं बैठो, खामोशी से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब मुझे पता चला कि वो मेरे बचपन का दोस्त शेर अली है, जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया था। उसने बताया कि सब ठीक कहते हैं, तुम्हारी माँ पर साया था। वो अक्सर हमें बहुत दूर ले जाती और वहीं छोड़कर अकेली घर आ जाती। जब पूछते तो लाइल्मी जाहिर करती, ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई थी। तब तुम 3 साल की थी। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं उस वक्त 8 साल का था। हमारे वालिदैन ने बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया था और हम दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। फिर तुम अपने चचा के पास चली गई और हालात ऐसे हुए कि हम जुदा हो गए। कई साल बाद जब मैं तुम्हें मिलने आया तो तुम अपने चचा के घर नहीं मिली। उन्होंने मुझे तुम्हारी एक तस्वीर दी और कहा कि जाकर खुद ही उसे ढूंढ लो। तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और जब तुम मिली तो इस हाल में हो। असल में तुम्हारी माँ के पीछे जो साया था, अब वो तुम्हारे पीछे था, इसीलिए तुमसे सारे काम उल्टे होते थे और चच्ची तुम्हें मनहूस समझती थी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने बाबा जी से बात की। उन्होंने बताया कि तुम मज़ार के अंदर नहीं जाती, बल्कि बाहर ही रहती हो। तब मैंने उनके कहने पर अमल करना शुरू किया। आज इस अमल का आखिरी दिन था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा। इसलिए मैंने एक कहानी, जो मेरे दोस्त की सच्ची कहानी थी, तुम्हें सुना दी और तुमने उस पर यकीन कर लिया। आज का अमल मुकम्मल हो गया है। अब तुम हमेशा के लिए इस साए से आज़ाद हो। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा निकाह है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। उसका मतलब था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। असल हकीकत तो अब सामने आई थी। फिर वाकई उसने अपना वायदा सच कर दिखाया। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुशो खुर्म ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस तरह के मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।